तो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को समझने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड में क्या होना चाहिए आपके ना, तीन चीज़ें होनी चाहिए। वो तीन चीज़ें क्या क्या है? पहला तो डिज़ायर होना चाहिए, और फिर विलिंगनेस होना चाहिए एंड एबिलिटी टू पे। जब ये तीनों चीज़ रहेंगे तब वो क्या हो जाएगा, आपका डिमांड हो जाएगा। अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ें नहीं है, जैसे उसमें सिर्फ डिज़ायर है या एबिलिटी है और विलिंगनेस नहीं है, या सिर्फ आपका डिज़ायर और विलिंगनेस है बट एबिलिटी नहीं है, तो उस केस में वो आपका डिमांड नहीं होगा। सपोज आपको एक मोबाइल खरीदना है, आपकी डिज़ायर हो गई और आपने विलिंगनेस भी ठीक है मैं पे कर दूंगा, बट आपके पास ना वो समझो मोबाइल है वो 20,000 का है बट आपके पास उतना पैसा है नहीं, तो वो आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, डिज़ायर और विलिंगनेस। आपके पास एबिलिटी है क्या, नहीं है, तो उस केस में वो आपका डिमांड नहीं होगा। और सपोज अगर आपको भी कोई और सामान, सपोज आपको बाइक लेना है, बाइक है समझो आपका 50,000 का, आपके पास डिज़ायर हो गया, आप विलिंगनेस भी है कि चलो हाँ ठीक है मैं पे कर दूंगा, और आपके पास उतने पैसे भी है। जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगे तब उस में क्या कहते हैं, डिमांड। और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में एक ऑब्जेक्टिव आ चुका है डिमांड के मीनिंग के ऊपर। अब क्या करते हैं, हम पहले लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन टेबल डायग्राम, और फिर अजम्पशन और एक्सेप्शन। ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आपके पेपर में ना तीन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है लॉ ऑफ डिमांड, एक होता है लॉ ऑफ सप्लाई। अगर आपने डिमांड कर लिया तो सप्लाई बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उसका उल्टा ही होता है ज़्यादातर। और एक होता है आपका लॉ ऑफ डीएमवी, जो आपने लास्ट वीडियो में देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सीखा था, उसके रिलेटेड होता है। तो अभी पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। आपको नाम याद रखना है बाद में। इन हीज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसको पब्लिश किया था, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980। तो अब इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया था, अपने बुक में। बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसको पब्लिश कब किया था वो भी आपको याद रखना है, 1980। तो इस इंट्रोडक्शन में आपको तीन चीज़ याद रखना है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अपने बुक में। उनके बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और कब इंट्रोड्यूस किया था, 1980। ये तीन चीज़ हो गया। अब इसमें क्या बताता है, दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो अब ये क्या बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप, और किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। जैसे अगर कोई भी चीज़ों का प्राइस क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो उसका डिमांड क्या हो जाता है ना, कम होता है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर सपोज 30 रुपीज़ में आता है, तो अब मैं इसको कितना बाय कर रहा था, 2 बाय कर रहा था। अब इसका प्राइस क्या हो गया ना, 50 रुपीज़ हो गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है तो मैं अभी 2 नहीं बाय करूंगा, 2 के बदले कितना बाय करूंगा, 1 बाय करूंगा। अब ये क्या हुआ, जब भी प्राइस इंक्रीज हो गया और डिमांड क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। इसका उल्टा भी हो जाएगा। सपोज इसका प्राइस 30 रुपये है, अब इसका प्राइस ना 10 रुपीज़ हो गया, तो पहले मैं कितना बाय करता, 2 बाय करता। अब मैं सोच रहा हूँ एक काम करता, 2 नहीं में 4 बाय करता। जब प्राइस कम हुआ और तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक चीज़ें कम हो रहा है और एक चीज़ें बढ़ रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि अगर दोनों चीज़ों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, और एक सपोज आपका डाउन जा रहा है और सेकंड आपका अप जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपका जो डिमांड है और डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। आपको वो आगे काम आएगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपने देख लिया कि ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है आपको, फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। फिर स्टेटमेंट देखते हैं। अभी आपको स्टेटमेंट याद करना है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग बीइंग इक्वल। अगर आपने कोई भी डेफिनेशन लिखना है तो आपको उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे लिखा है अदर थिंग बीइंग इक्वल, इसको सेटेस पैरिबस भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। आपको ना इसमें ना 4 वर्ड याद रखना है। एक याद रखना है हायर, फिर आपको याद रखना है स्मॉलर। आप पहले ये दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखा है, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब प्राइस का कमोडिटी का क्या हो जाएगा, तो हायर हो गया, तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो लिखा हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। फिर आपको दिया हुआ है लोअर, क्या करना है, लोअर, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जो प्राइस ऑफ कमोडिटी का प्राइस है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, लार्जर।
लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड है। तो आपको 4 वर्ड याद रखना है। एक समझो आपका एच से है हायर, और एक आपका स्मॉलर, फिर लोअर और लार्जर। तो आपने ये 4 चीजें याद कर ली तो आपका स्टेटमेंट भी याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? एच से हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एच से स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, फिर आपका है लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट हो गया। अभी इसको ना सिंबॉलिकली लिख के दिखाया, तो आप इससे क्या होगा ना कि आपका आंसर ना स्ट्रेच होता है, बड़ा दिखता है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपने लिखा कंटेंट भी होना चाहिए। यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखा है dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अब जो आपने इधर देखा है कि जो डिमांड है वो क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशन। तो ये आ गया क्या? फंक्शनल रिलेशन किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। आपने जो यहाँ पे लिखा है ना, अभी इसी को नीचे एक्सप्लेन करके लिखना है। जैसे डी लिखा है, डी मतलब क्या होता है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक्स मतलब क्या होता है? आपका जो भी कमोडिटी होगा, ए बी सी डी जो भी कमोडिटी हो सकता है। फिर एफ लिखा है, एफ मतलब क्या होता है? फंक्शनल। एंड पी मतलब क्या होता है? पी ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स। ये आपने क्या किया? इसको सिंबॉलिकली एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, डिमांड शेड्यूल देखते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? टैबुलर मतलब आप उसको क्या करते हैं? टेबल फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी है, अब कमोडिटी में मैं ले लेता हूँ ऑरेंज, मतलब ऑरेंज है। ऑरेंज का पहले प्राइस कितना था? ये केजीज में, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इन एक्स इन केजीज। जैसे पहले उसका ना प्राइस 50 रुपीज़ थी, तो जो भी एक कंज्यूमर था उससे ना वो 1 kg का डिमांड करता था। कितना करता था? 1 kg। अब जो प्राइस हो गया, पहले कितना था? 50 था, अब कितना हो गया? 40। मतलब प्राइस क्या हो गया आपका? कम हो गया। अगर आपका प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो प्राइस कम हुआ, डिमांड क्या हो गया आपका? देखो 1 से कितना आ गया? ये 2, तो ये बढ़ गया ना। ये आपका क्या हुआ? डाउन गया। और ये कहाँ गया? आपका अप गया। ये 1 से कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है आपको? इनवर्स रिलेशनशिप। अब जब प्राइस और कम हुआ, जब 40 से कितना आ गया? 30 हो गया, तो डिमांड इसका और बढ़ गया 2 से 3। और जब 30 से 20 आ गया और प्राइस कम हुआ, तो डिमांड क्या हो रहा है? और बढ़ता है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है, डिमांड क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको इसको एक्सप्लेन करने भी आना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? फ्रॉम द अबाउ टेबल प्राइस ऑफ कमोडिटीज वी मेजर्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इन केजीज लिखा आपने। और लिखना व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 50 to 40, quantity demanded of commodities increase from 1 to 2. This shows inverse relationship between price of commodity and quantity demanded of commodities. इस तरीके से अपना जो टेबल है उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। फिर आपको ना इसका डायग्राम बनना, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे जब इसका प्राइस कितना था? 50, तो क्वांटिटी डिमांड कितना था? 1। तो आपने ना यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाना है और एक वाई एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है? क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। आपने क्वांटिटी डिमांडेड लिख दिया। और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो आपको लिखना है प्राइस कितना था पहले? 50। तो आप देखो यहाँ पे 50 आ गया, पहले 50 प्राइस था। तो फर्स्ट कितना केजी डिवाइड कर दे? 1 kg। तो 1 है और ये 50 है, तो आपने इधर डॉट दे दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसा भी आपको जैसा आपको ठीक लगेगा। ठीक है, ये मतलब ऐसे पूरा लाइन नहीं रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, डॉट 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 फॉर्म में रहना चाहिए, ऐसा ऐसा। ये हो गया आपका पहला। देन आपका प्राइस क्या हो गया? अभी 40, मतलब नीचे आ गया। अब आपका डिमांड कितने पे आ गया? 2 पे आ गया। तो आपने ऐसा ऐसा करके कहाँ तक जाना आपको? 2 से। ये हो गया आपका 2। फिर आपका हो गया 30। 30 पे कितना आ जाएगा आपका? 3। फिर आएगा 20। 20 पे कितना आ जाएगा? 4। फिर आएगा आपका 10 और 10 पे आ जाएगा आपका 5। इस तरीके से आपका ये डिमांड हो गया। अब इसका ना स्लोप बनाना है। ये हो गया आपका डिमांड, इसको लिखते हैं डी डी। तो अब भाई आपको इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जो यहाँ पे है आपका ये डी डी है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डी डी क्या होता है आपका? डिमांड कर्व। अब इसका स्लोप कैसा दिख रहा है आपको? कि ये नीचे साइड जाते हुए दिख रहा है ना। आप ऐसा एरो बना कर सकते हो। कहाँ जा रहा है? ये नीचे साइड जा रहा है। तो जो डिमांड कर्व है आपका स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। और कहाँ से होता है? ये देखो लेफ्ट से हो रहा है। लेफ्ट से कहाँ पे हो रहा है? राइट में। तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके ऊपर भी ना आपको एग्री डिसएग्री में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर सपोज आपको ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया कि डिमांड का स्लोप अपवर्ड बोल दिया, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको क्या लिखना है? एग्री की डिसएग्री। तो इसका आंसर आपका होगा
डिसएग्री। और आपको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे करना कि आप पहले ना डिमांड का मीनिंग लिख दो, देन आप इसको टेबल एक्सप्लेन कर दो, टेबल बनाना, टेबल को एक्सप्लेन करना, फिर डायग्राम और डायग्राम को एक्सप्लेन करना। इस तरीके से आपका लॉ ऑफ डिमांड में आपका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, टेबल और डायग्राम हो गया। अब हमें क्या क्या सीखना है, अजम्पशन और एक्सेप्शन, जो अभी हमें आगे सीखते कि कैसे होता है, उसके आपको मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या उसका मतलब है। हमने क्या किया था अभी, लॉ ऑफ डिमांड के स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, टेबल और डायग्राम सीख लेते। अब हम लोग क्या करते हैं ना, डिमांड का अजम्पशन सीख लेते। अब यहाँ पर कुछ डिमांड के ना अजम्पशंस लिखे। अगर आपने ये अजम्पशंस याद कर लिए ना, तो आपको एक क्वेश्चन और आता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो उसमें भी आपको ये लॉ ऑफ जो डिमांड के अजम्पशन है वो सेम होते हैं जो आपके डिटर्मिनेंट्स है। बस यहाँ पे जैसे कांस्टेंट, नो चेंज वगैरह लिखा है, ये आपको वहाँ पर नहीं यूज़ करना था। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्ड्स लिखे उसके मतलब समझा देता हूँ, बाद में आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ जिससे आपका ये जो पूरा लॉ है वो सारे में आपको एक ही एक्सप्लेनेशन याद करके आप सब में लिख सकते हो। तो आप बस पहले क्या करता हूँ, आपको ये सबका मीनिंग समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि सेम होना चाहिए। अब जो बोल रहे हैं इसमें कि लॉ अज्यूम कर रहा है कि जो लेवल ऑफ इनकम है कंज्यूमर का वो सेम होना चाहिए। अगर क्या होगा ना कि लेवल ऑफ इनकम चेंज हो गया कंज्यूमर का, तो उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज आप पहले वर्क करते थे, आपकी सैलरी 50,000 थी, अब आपकी सैलरी क्या हो गई ना 1 लाख रुपीज़ हो गई, सीधा डबल हो गया। तो जो चीज़ पहले 100 रुपये का मिलता था अब वो 120 या 130 पे मिल रहा है, आप फिर भी उसको डिमांड करोगे, जो कि उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है। आपका डिमांड कम होना चाहिए, बट डिमांड इस बार कम नहीं हो रहा है, इस बार क्या होगा, दोनों ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए डिमांड में अज्यूम करते हैं कि जो इनकम है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा बोला है कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन सेम, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो भी सेम होना चाहिए। अगर आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके 2 टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब सब्स्टिट्यूट आपने स्पोर्ट्स में सुना है कि अगर एक प्लेयर्स को अगर कुछ हो गया या लग गया या कुछ भी इंजरीज हो गई मैच के दौरान, तो क्या होता है उसके जगह पे दूसरा प्लेयर आके खेल लेता है, या फिर जो भी प्लेयर प्लेड करता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब एक की जगह पर दूसरा, जैसे इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, टी है, टी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉफ़ी। अगर आपको टी नहीं मिला तो आप क्या करते हो, कॉफ़ी से काम कर चला लेते हो, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा चीज़ होता है कि जो एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंड होते हैं। अगर वो एक चीज़ नहीं होगा तो दूसरे चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे पेन ले लिया और इंक ले लिया, अगर आपके पास सिर्फ पेन है और इंक नहीं है उसके अंदर तो कुछ काम का नहीं है। तो पेन और इंक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और एक एग्जांपल है जैसे कार एंड पेट्रोल। आपके पास कार है बट उसके अंदर पेट्रोल नहीं, आप बोलना मत कि इलेक्ट्रिक कार है, वो नहीं है। अगर आपका डीजल वगैरह पेट्रोल वाला कार है तो उसमें क्या होगा, आपको कार में पेट्रोल चाहिए, वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर यहाँ पे लिखा है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस मतलब क्या होता है ना कि आपको फ्यूचर का प्राइस नहीं पता होना चाहिए और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते रहना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दिवाली के टाइम पे पता होता है कि जो कपड़े के प्राइजेज होते हैं, जो हम लोग के शक्कर वगैरह जो भी घर के सामान होते हैं, वो उस समय क्या होता है, उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, क्यों, दिवाली की वजह से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके डिमांड स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उसको कम प्राइस में खरीद के रख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। और लिखा है नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस, मतलब जो भी कंज्यूमर का टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस है उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। या जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट हेडिंग के नाम याद रखने और एक्सप्लेनेशन के एक सिंगल एक्सप्लेनेशन याद करना है, सब में काम आएगा। अब देखो मैं आपको बता दूँ कि कैसे लिखना है इसको। जैसे आपने क्या किया, जो भी पॉइंट्स रहेगा उसका नाम लिख देना। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी ले सकते हो आप। नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, इट इज अज्यूम्स दैट, या दिस लॉ अज्यूम्स दैट, आप कैसे भी कर सकते हो। इट इज अज्यूम्स दैट द लिख के द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो आपका पॉइंट हेडिंग नाम है, इट इज अज्यूम्स दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। क्या लिखना है, रिमेन अनचेंज। आप इसकी जगह पे और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे लिखा रिमेन अनचेंज, सेम यूज कर सकते हो, रिमेन कांस्टेंट लिख सकते हो। ये तीनों का भी मतलब एक होता है, आपको ये तीनों नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है। जैसे मैंने इस बार रिमेन कांस्टेंट लिख लिया, इट इज अज्यूम्स दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड रिमेन कांस्टेंट, एक हो गया। उसके बाद इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब जो अगर पॉपुलेशन का साइज चेंज होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। अगर जैसे आपको इसका लिखना है, सपोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है
प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे आगे आएगा नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपको एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखना है? सेम, इट इज अज्यूम्स दैट द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन सेम, इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज डिमांड विल ऑल्सो चेंज। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे के assumptions में एक ही पॉइंट का एक्सप्लेनेशन याद करके सब में पुट कर देना, आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का अजम्पशन हो जाएगा, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग वीडियोस में एक्सेप्शंस को भी देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। थोड़ा सा जो भी है थक गया है।